कहते ना कि पहले तोलो फिर बोलो। लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ना ये बात नहीं सुनी। ये कहते थे हम हुकूमत से नहीं बात करेंगे क्योंकि असल ताकत तो उनकी है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बिल्कुल ही बारिशें नहीं हो रही हैं और खुशहाली जैसे मनाजिर हैं। आपने अथॉरिटी को ये इख्तियार भी दे दिया है कि वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर दे। वहाँ जो लोग जाते हैं सियाहत के लिए तो उससे मकामी लोग को ज़्यादा फायदा पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। जी आया नू बखैर आगले भली करे आया। वर्षद के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सोनिया संदिस और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। उम्मीद करते हैं कि आज के दिन का आपका आगाज बहुत ज़बरदस्त हुआ होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा, वो कहते ना कि पहले तोलो फिर बोलो। लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ना ये बात नहीं सुनी है। क्यों फैसल, ऐसा क्या हो गया? ऐसी बात जो है वो हुई है कि ट्रंप ने जो सुनी नहीं है और ट्रंप को सुनाई है अमेरिकी अदालत ने, वो भी खरी खरी। भाई फैसल, अब ऐसा भी क्या कर दिया ट्रंप ने? अच्छा, आपने ट्रंप की हल्फ उठाते हुए सुनिए वो तकरीर तो सुनी होगी ना, जिसमें उन्होंने ये कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे नहीं होने दूंगा जैसी बहुत सी बातें की थी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। मुझे पता है कि ट्रंप ने आते ही सदारती ऑर्डर्स की बौछार कर दी थी, जिनमें इमिग्रेशन, माहौलियात और टिकटॉक से लेकर मुतादिद शोबों में उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे जारी किए और हिदायतनामे शामिल हैं, बहुत इस तरह के। अच्छा, इनमें ना एक था पैदाइशी हक़ शहरियत ख़त्म करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। अब इसे अदालत ने ही गैर आइनी करार दे दिया है। वाशिंगटन अटॉर्नी जनरल और डेमोक्रेटिक के ज़ेर क़यादत 3 रियासतों की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। 52 रियासतों ने इस पर जो है एहतजाज किया हुआ है। अमरीकी जज ने कहा कि पैदाइशी हक़ शहरियत ख़त्म करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है गैर आइनी। ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को रोकने के लिए आर्जी पाबंदी 14 रोज तक जो है ना वो बरकरार रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अदालती फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान भी किया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा इंसाफ ने कहा है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का भरपूर दिफा करेंगे। अभी तो देखिए नए नए सदर वो दोबारा बने हैं, उनके कौन से कितने ऑर्डर्स पास होते हैं और कितने ऑर्डर रुकते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी वक्त हो गया है बड़ी खबर। जिसका डर था वही हुआ। पीटीआई का एक बार फिर यू टर्न। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखने से इनकार कर दिया। इरफान सिद्दीकी का अपोजिशन के फैसले पर इजहार अफसोस। क्या मफाहमत की सियासत फिर से मज़ाहमत में बदलने जा रही है? अफवाहों के फैलाव की रोकथाम के लिए बनाया गया कानून खुद अफवाहों की जद में। पीका एक्ट में तरमीम से मुतालिक सोशल मीडिया पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। सफ़ाहती तंजीम में भी खुश नहीं है। ये कानून असल में है क्या और होने क्या जा रहा है, जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। मौसम सरमा में बारिशों में 40% कमी। खुश्क साली का खतरा मंडलाने लगा। मौसमियाती तब्दीलियों के भयानक असरात सामने आना शुरू हो गए। हुकूमत के पास चैलेंजेस से निपटने के ऑप्शंस क्या हैं, प्रोग्राम में होगी बात। और खैबर पख्तूनख्वा में मेज़बान सयाहती मंसूबा मुतालिफ मकानों की तज़ीन और आइश और सयाहों के लिए कमरों की तामीर के लिए मकामी अफराद को आसान कर्जे दिए जाएंगे। सयाहत के फ़रोग और मकामी अफराद की मुआशी के लिए बेहतरीन इक़दाम है। चलिए करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अब से होगा कुछ देर बाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने यह इजलास वज़ीर आज़म की एडवाइस पर बुलाया है, जिसका मकसद ज़ेरे इल्तवा बिल्स की मंजूरी है। बाय द वे ये इजलास एक ऐसे वक्त में होने जा रहा है जब पीटीआई ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया है और हुकूमत के साथ जारी मुज़ाकरात को जारी रखने से इनकार कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने उनके अकॉर्डिंगली ही सेड के हुकूमत की जानिब से जुडिशल कमीशन के क़याम में ताख़ीर के बाइस बानी पीटीआई की जानिब से लिया गया है, जिस पर हुकूमती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी ने अफसोस का इजहार किया और जोर दिया है कि तहरीक इंसाफ वाले मुज़ाकरात का अमल ना छोड़ें, फैसले पर नजरसानी करें। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक साहब। उन्हें वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जी वेलकम। जी आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा जिसमें अपोजिशन जमातें भी शरीक होंगी। इजलास में ज़ेरे इल्तवा बिलों की मंजूरी दे दी जाएगी। कैसे देख रहे हैं आप मौजूदा हालात में मुश्तरका इजलास को? देखिए जी, मुश्तरका इजलास की तो कोई खास बड़ी वजह नहीं है। आमतौर पे तो आपने देखा हुकूमत ने कोई बिल मंजूर करवाना है, कोई लेजिस्लेशन करनी है तो आपको पता है पहले कौमी असम्बली में या सेनेट में या उसके बाद कौमी असम्बली में, उसके बाद बिल जो है ना मंजूर हो जाता है। मुश्तरका
जो इजलास है आमतौर पे आपने देखा है या सदर का होता है खिताब उसके बाद होता है, या उसके बाद यह है कि दिन पूरे करने होते हैं कि किस किस वक्त सदर का अपना पार्लियामेंट का इजलास होगा। असल बात तो यही है कि जी जो आपने देखा पिछले 2-3 दिन से कौमी असम्बली के इजलास में पीटीआई जिस कदर शोर हंगामा कर रही है वही हंगामा शोर आज करेंगी। सियासी तौर पे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम कहें कि आज असम्बली का इजलास हो रहा है, जॉइंट सेशन हो रहा है, कोई बड़ा फैसला होना है, कोई बड़ा इशू डिस्कस होना है, वो नहीं है। लेकिन आमतौर पे यही कहा जा रहा है कि पीटीआई एक दफ़ा फिर एक बड़ा फोरम उसको मिल जाएगा एहतजाज करने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि जी आज आप और मैं सोनिया जो सारे बात कर रहे हैं कि जी ये सियासी अदम इस्तेकाम है, ये गैर यकीनी की सूरत हाल बड़ी हद तक कम हो गई है। हम देख रहे हैं दुनिया पलट के पाकिस्तान की तरफ आ रही है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक हो, बायलैटरल ममालिक हैं जिस तरीके से मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, वेस्ट और अमेरिका है, उन्होंने हुकूमत को तस्लीम किया, बातचीत चल रही है। सारे मामले में होना ही चाहिए कि आप इसको कहते हैं सियासी तौर पे इस्तेकाम हो ताकि लोग इन्वेस्टर पाकिस्तान में आ सकें, पाकिस्तान के लोग इन्वेस्ट कर सकें यहाँ पे। और ये जो हम बड़े अरसे से देख रहे हैं कि एक ऐसा मुल्क में जमूद तारी हो गया है, उसको खास तौर पे 2012 के बाद उसको ख़त्म किया जा सके। लेकिन मसला वही है, बड़ी मैंने सब लोगों ने उम्मीद की थी कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के नतीजे में कोई सूरत हाल निकल आएगी। लेकिन अभी आपने देखा अब्रप्टली पीटीआई उससे बाहर निकल आई है। 28 तारीख की डेडलाइन भी मीट नहीं की और जिस अंदाज से आपने देखा तहरीके अपना हुकूमती टीम कह रही है कि जी हमने कब कहा था कि कमीशन नहीं बनना, अभी आप बैठो तो सही। अब वो लग रहा है कि इनके पास अब ऑप्शन नहीं है, उन्हें अंदाजा हो गया। और सच्ची बात है वो ये कि इनको ये ख्याल था कि ये 190 पाउंड के केस में सजा से पहले की सूरत हाल और थी, उसके बाद सजा होने के बाद अब मुझे लगता है कि पीटीआई की क़यादत ये समझ रही है कि उनके पास ऑप्शन नहीं है। अच्छा, फिर हाई कोर्ट में भी जाएंगे। एहतशाम साहब, ये जो अभी इरफान सिद्दीकी का साहब का भी हमने चलाया शॉट, उस पर मुझे ना वो मशहूर गाना याद आ गया। वो प्ली कर रहे हैं, वो प्लीड कर रहे हैं, अभी ना जाओ छोड़ गए कि दिल अभी भरा नहीं। कह रहे हैं कि हाँ आप क्यों जा रहे हैं, अभी आप सब्र तो कीजिए, ठहरिए तो सही। लेकिन दूसरी जानिब जो आप बात कर रहे थे प्लीज़ उसको कैरी कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि सियासत के ठीक है सीने में दिल नहीं और पता नहीं धड़कन नहीं जो भी कहते हैं, लेकिन एटलीस्ट सब्र का नाम तो सियासत है ना। हम देख रहे हैं आए दिन अगले दिन कोई फैसला होता है, फिर कोई फैसला होता है, फिर कहते हैं जी मेरी बात हो गई, फिर कहते हैं जी मुज़ाकरात होंगे, फिर कहते हैं मुज़ाकरात नहीं होंगे। इतना एब्रप्ट डिसीजन मेकिंग, बल्कि डिसीजन मेकिंग भी नहीं है, इतना एब्रप्ट होना इस बात की गम्माज़ी कर रहा है पॉलिटिकल मैच्योरिटी कहीं मिसिंग है अभी भी। देखिए फैसल जानबदारी की बात है, इन्हें जो लग रहा था कि पेशावर में जो सिपरसलात से आर्मी चीफ से इनकी गैर रस्मी मुलाकात हो गई थी, आपने देखा गंडापुर ने करवाई, गौर खान की भी, और वो बेसिकली तो आपने देखा कि वो सिक्योरिटी के मामला तो दहशतगर्दी के तनाज़र में हुई थी, उसका इन्होंने सियासी मायले देने की कोशिश की और हुकूमत को ये बताया कि जी वो पंजाबी में कहते साड़ी गल हो गई है, हमने तो बात कर ली है अस्करी क़यादत से। लेकिन जब वहाँ से जवाब आ गया कि भाई सियासी मामलात आप हुकूमत से ही तय करेंगे, हम बीच में नहीं आएंगे। देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती यहाँ पे हो रही है कि ये सियासी तौर पे इनमेच्योरिटी का जो मुजाहरा पीटीआई की क़यादत कर रही है ना, इसका इन्हें नुकसान हो रहा है। और मैं आपको बड़ी ध्यानदारी से फैसल बताऊं कि इनकी क़यादत से आप मैंने फर्स्ट ईयर से, सेकंड ईयर से, थर्ड ईयर से सारे लोग ये बात कहते हैं कि जी हम भी समझते हैं कि सियासत में इस तरीके से अपनी बात मनवा के या धौंस लांदी से या प्रायर कंडीशन दे के कोई मसला हल नहीं होता है। सियासत नाम ही गिव एंड टेक का है, सियासत नाम ही है कि आपको सब्र करना पड़ता है। और फिर दूसरी बात है कि फैसल जिस तरह का भी मुल्क में निज़ाम है, ये कोई आज का तो नहीं है ना, ये 76 सालों से है। यही वो अदालती निज़ाम है जिसके तहत पीटीआई के ज़माने में 20 लोगों को कैदें हुई, 3-3 साल का। देखें उसने साद रफीक ने, ख्वाजा साद रफीक ने काटी, ख्वाजा आसिफ हैं, बेशुमार लोग हैं। अब यह है कि भी वो यही उनको कहा जा रहा है कि जी आपने अगर रिलीफ लेना है, आपकी क़यादत में रिलीफ लेना है तो उसको वाया मीडिया अदालतें ही बनती है। केसेज वैसे भी हैं, कुछ चीज़ के केसेज आपने किसी में बरी भी हो गए, जमानत भी हो गई आपकी, कुछ आपके लोगों की और आपकी भी, तो ये चलने दें। लेकिन वो कहते हैं नहीं मेरी बात सुने, मैं जो कहूँगा। या तो एक ज़माना था कि वो आर्मी की क़यादत को, आर्मी चीफ को कहते थे कौम का बाप होता है, वो कहते थे कि जी बानी पीटीआई ये तो जो एजेंसी जो है ना फ़ोन आपका रिकॉर्ड करती है, फ़ोन टैप होता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। अब फौरन ही आप देख लें 180 डिग्री का टर्न है कि नहीं
ये सब कुछ गलत है। सवाल ये है कि वो कहते हैं कि मुझे बस निकाल के सीधा प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठा दिया जाए, तो सियासत में ऐसा नहीं होता। वही होगा। अब अगर आप ये कहते हैं कि ये धांधी का इलेक्शन, तो भाई 2018 का इलेक्शन ठीक था, ये RTS बैठ गया था। फैसल मैंने तो 71 के बाद 11 इलेक्शन हुए, सारे मैंने कवर किए। आप यकीन करें सारों के बारे में सवाल उठाया जा सकता है। और फिर ये 2013 का इलेक्शन जिसमें नवाज शरीफ साहब की पार्टी जीत के आई थी, मुसलसल PTI ने एहतजाज किया, इन्होंने कहा जुडिशल कमीशन बनाया जाए, कमीशन बना जी, वो थैले खोलें और ये सब करें, बिल्कुल कोई ऑर्गेनाइज धांधली नहीं हुई। जी हाँ। अच्छा एहतशाम से अब देखें, हम इसी पे पॉन्डर कर रहे हैं ना सुबह सुबह के भाई आखिर ऐसा क्या होता है कि पल में तोला पल में माशा हो जाता है। एक दिन मुज़ाकरात करेंगे, दूसरे दिन मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है एहतशाम साहब कि बानी PTI और दीगर तमाम तर्जमात ये बड़ा दो टोक कहती है कि मुज़ाकरात हम उनसे करेंगे जिनसे मुज़ाकरात करने का फ़ायदा होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ फिर उन्होंने कहा इस 190 मिलियन पाउंड्स के केस के बाद कि जी अब मुज़ाकरात नहीं होंगे। वो हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना एहतशाम साहब? तो ये बात करके कि हम अब मुज़ाकरात नहीं करेंगे, वो नाराज़ी किसको जाहिर कर रहे हैं, वो किसको पैगाम पहुंचा रहे हैं? देखिए जी, पैगाम तो जिसको पहुंचाना चाहते हैं वो तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने तो दो टोक कह दिया है कि जी हम आपसे बात नहीं करेंगे, ये सियासी तौर पे हुकूमत से ही बात करनी होगी, और ये आपने कोई भी जिसको कहते हैं को रास्ता निकालना है अपने लिए सियासी तौर पे, तो आप वाया पॉलिटिकल पार्टी, एक रूलिंग पार्टी के जरिए पाएंगे। और इसी तनाजर में फैसल इनको यकीन आ गया था कि ये बातचीत होगी, और बार बार आपने देखा ये खुद ही या तो ये कहते थे हम बात करेंगे अस्सी की आदत से, वहाँ से जब तका सा जवाब आ गया ये कहते थे हम हुकूमत से नहीं बात करेंगे क्योंकि असल ताकत तो उनकी है। फिर जब इन्होंने देखा कि असल ताकत वाले कह रहे हैं हमने नहीं करनी, तो फिर इन्होंने खुद हुकूमत को कहा कि जी हम आपसे बातचीत करने के तैयार हैं। आपने तो, मैंने तो नहीं कहा था स्पीकर साहब के पास जाके या सादिक साहब से कि हाँ जी हमारी मुलाकात करवाई जाए। भाई 2 सेशन हो चुके हैं, 1 महीना हो चुका है इस मामले में, मामला को चलने में। कभी दुनिया में इस तरह हुआ है कि आप बैठे बैठाए आप अपनी डिमांड दे दें और प्रायर कंडीशन के साथ आप कहेंगे हमारी बात मान ली जाए, फिर अब्रप्टली आप बात से निकल आए? ऐसा नहीं होता। तरीका वही है जो सारी दुनिया में होता है, गिव एंड टेक करना पड़ेगा। और फिर यह कि सबसे बड़ी बात है जो इनको समझ नहीं आ रही, मैं आपको बता देता हूँ, उनको बार बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहा गया है कि भाई आपने जो तनकीद और निश्तर आपने चलाने शुरू किए हैं, इधर बातचीत होती है, उधर से आप गाली गलौज का सिलसिला शुरू कर देते हैं। आपकी सोशल मीडिया टीम ना खवातीन को देखती है, ना बुजुर्गों को देखती है, ना बच्चों को देखती है, ना इज्तिमाई तौर पे किसी को देखती है, और गाली से शुरू होते हैं, गाली पे खत्म हो जाते हैं। कम से कम आप इसमें तो था पैदा करें, इसको तो रोकें। इसके लिए तैयार नहीं। उनको ये लगता है बानी PTI को कि मेरी असल सपोर्ट सोशल मीडिया है। आपने देखा गौर खान वगैरह सब लोग डिस्टेंस कर चुके हैं, कई मरतबा उन्होंने। बिल्कुल एहतशाम साहब, और ये एक बार नहीं कई मरतबा पैगाम पहुंचा चुका है, लेकिन बात वही है ना कि मेरा पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे, वो जो मोहब्बत का पैगाम है वो पहुँच नहीं पा रहा है। अगर पहुँच भी पा रहा है तो वो रिसीव नहीं हो पा रहा है। बहुत शुक्रिया एहतशाम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और सुबह सुबह आप सियासी तजिए से आगाह कर रहे थे। वक्त आ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद, और कुछ अच्छी खबर नहीं है आपको सुनाने के लिए। अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान 2025 में खुश्क साली का शिकार हो जाएगा तो मैं ये बेजा नहीं कह रहा हूँ। हो सकता है पाकिस्तान में 2025 जो है वो बहुत मुश्किल गुजरे मेरे और आपके लिए, क्योंकि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने एडवाइजरी जारी किया, और ये पहली नहीं ये दूसरी एडवाइजरी उन्होंने जारी की है। मैदानी इलाकों में जो बारिश नहीं हुई है इसकी वजह से खुश्क साली की सूरत हाल में इजाफा हुआ है। 1 सितंबर से जनवरी के दौरान पाकिस्तान भर में मामूल से 40% कम बारिशें रिकॉर्ड की गईं। बारिशों की कमी के बायस मौसम गर्मा भी जल्द आने का इम्कान है। PDM के मुताबिक सिंध में 52% और बलूचिस्तान में 45% कम बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि पंजाब में बारिशों में 42% कमी हुई है। एब्सोल्युटली। अब इसी पे हम बात कर लेते हैं। माहिर माहौलियात मरियम शब्बीर ने आज हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मरियम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपका। नॉट अ वेरी प्लेजेंट न्यूज़ के पाकिस्तान में बारिशें नहीं हुई हैं और आगे भी होने का इतना ज़्यादा इम्कान नहीं है। 40% कम बारिशें हुई हैं। मरियम, हम किस तरफ देख रहे हैं? व्हाट आर वी लुकिंग एट? क्या मामला बहुत ख़राबी की तरफ जानिब जा रहे हैं इस साल? जी
देखिए, अगर ये ड्राउट लाइक कंडीशन या वाटर स्कैर्सिटी की बात करें तो ये बहुत साल पहले रिसर्चेज आई थी जो इन्फॉर्म कर रही थी कि पाकिस्तान में 2025 तक पाकिस्तान खुशकसाली का शिकार हो जाएगा अगर हमने अपने पानी को मैनेज ना किया। एक तरफ आप देखें कि गर्मियां होती हैं तो बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हमारे यहाँ होती है, बहुत सैलाब आते हैं, पानी पानी से पाकिस्तान भर जाता है बरसात के मौसम में या अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल होता है। और दूसरी तरफ आप देखें कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बिल्कुल ही बारिशें नहीं हो रही हैं और खुशहाली जैसे मनाजिर हैं। तो एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑफ कोर्स आपका ये कंट्रीब्यूट फैक्टर कर रहा है कई सालों से और आगे भी करेगा। आई रिमेंबर कि मैंने 2018 में ये आर्टिकल लिखा था जिसमें वाटर के बारे में बात की थी कि 2025 तक जो रिसर्चेस को कोट करके बताया था कि ये हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि ये एक न्यू इन्फॉर्मेशन है, बट हाँ हमारे जो इदारे हैं अनफॉर्चुनेटली जो क्लाइमेट चेंज या उससे रिलेटेड इदारे काम कर रहे होते हैं वो बहुत लेट आपको इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। आप तो जो रेलिवेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उस तरह से फिर काम नहीं कर पाते हैं। तो जो सिचुएशन अभी जो बताई जा रही है ऑफ कोर्स इससे आप देखेंगे जो मेजर आपके सिटीज़ हैं ख़ासतौर पर कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इनमें तो आप देखिए पानी के मसाइल वैसे भी रहते हैं गर्मियों में। आप जब भी गर्मियाँ आती हैं तो पीने का पानी जो है वो टैंक्स में लेना पड़ता है। टैंक माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो अब बारिशें बिल्कुल हुई नहीं है जो पिछले 4-5 महीनों से, और जो फोरकास्ट बताई जा रही है वो यही बताई जा रही है कि आगे भी यही चांसेस है कि नहीं होंगे। तो ऑफ कोर्स आपके इम्पैक्ट जो है वो वाटर स्कैर्सिटी के, खुशहाली की तरफ इस तरह के इम्पैक्ट, इस तरह के क्राइसिस आपको देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। वैसे मरियम, अभी जो आपने सारी बातें की हैं और हमने ओसी में भी चीज़ शेयर की है कि भाई खुशहाली का शिकार है पाकिस्तान, ऐसे में पाकिस्तान में जो मौजूदा पानी के ज़खायर हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? जी, जो पाकिस्तान में पानी के ज़खायर हैं अनफॉर्चुनेटली जो डैम्स वगैरह ख़ासतौर पर हमारा मेजर रिसोर्स, मैं बताती चलूँ कि पाकिस्तान में मेजर जो है वो बारिशें रिसोर्स हैं पानी का। इसके अलावा आपका जो रिवर्स हैं वो आपके रिसोर्स हैं पानी के, और इसके अलावा आपके जो ग्लेशियर मेल्टिंग से पानी आता है वो रिसोर्सेज हैं। तो बारिश तो सबसे पहले आप देखें जो नहीं हो रही है तो वो तो आपका रिसोर्स इम्पैक्ट हो ही रहा है। जो पानी ज़ख़ीरा करने के हमारे ज़राए थे जैसे कि हमारे तरबेला, मंगला डैम वगैरह थे, उनकी कैपेसिटी कई सालों से ख़राब हो गई हुई है। उसको टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उसकी कैपेसिटी को इन्हेंस करने का कोई तरीका नहीं है, या मिनी डैम्स मजीद अगर बनाए गए हों तो इस पर कोई नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जो शहरों में प्रैक्टिस की जा सकती हैं, जो कि देहातों में प्रैक्टिस की जा सकती हैं। बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि पाकिस्तान के मुतल्लिका इदारे इम्प्लीमेंट करवा सकते थे लेकिन नहीं करवाए हैं। तो जो सिचुएशन पानी ज़ख़ीरा करने की आप देखें कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में तो हमारा है ये है कि हम पानी को मैनेज नहीं कर पाते हैं, यानी कि हम पानी को यूज़ उसका सस्टेनेबल। आपकी बात से क्या मैं एज अ लेमैन ये अखज़ कर सकता हूँ कि मल्टी प्रोंग्ड प्रॉब्लम है ये? इट्स नॉट ओनली अबाउट बारिशों का कम होना, बारिशें कम भी होंगी जिसका मतलब है कि गर्मी पहले आ जाएगी और हो सकता है कि गर्मी ज़रूरत से ज़्यादा भी हो। आर वी लुकिंग एट सम हीट वेव एज वेल? और मसला ये भी है कि हम पानी मैनेज भी नहीं कर पाते। उस पर एक और मेरा सवाल ये भी है कि अभी रिसेंटली आपकी नज़र से भी गुजरा होगा कि इंडस रिवर से हम मज़ीद कैनालिंग कर रहे हैं, मज़ीद कैनाल्स निकाल रहे हैं। अफोर्ड कर सकते हैं हम ये करना? जी, मेरा ख्याल है कि काफ़ी मुख्तलिफ आपके सवाल थे, लेकिन आई थिंक जो सबसे मेजर हमारा प्रॉब्लम ये है और जो सबसे मेजर चंक हमारे पानी का जाता है वो हमारे एग्रीकल्चर में जाता है। हमारे बहुत ज़्यादा हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग कंट्री हमारा है, तो उसमें पानी का बेतहा इस्तेमाल होता है। किसानों को गाइड करने के लिए जो है हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उस तरह काम नहीं करते। आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो मौसमों में शिफ्ट आ रहा है उसी हिसाब से क्रॉप पैटर्न्स में भी शिफ्ट आ रहा है। आप देखें कि जो फसल लगाने और उगने का और काटने का जो टाइमिंग है उनमें चेंज ऑलरेडी आ चुका हुआ है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है ओवरऑल। और इसके अलावा आप देखें कि जो इसी हिसाब से जो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशंस हैं उनको करना ये चाहिए कि वो किसानों को इस तरह की तरबियत दें कि वो ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स जो है वो उगाना शुरू करें, जो ऐसी वैरायटी इंट्रोड्यूस करवाएं जो कम पानी कंज्यूम करके पैदा कर सकें हम। लेकिन हम वही जो ट्रेडिशनल हमारे मेथड्स हैं जो सदियों से हम वो करते जा रहे हैं, उसी से हम वही फसलें उगा रहे हैं बार बार। तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि आपके पास पानी कम से कम होता जा रहा है। आपका मेजर सेक्टर एग्रीकल्चर मैंने बताया, फिर आप मल्टी प्रोंग जो आप प्रॉब्लम की बात करें, आप देखेंगे जो सेकंड सेक्टर आपका है वो आपका इंडस्ट्री है जो आपका बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करता है। और पानी इस्तेमाल करने के बाद जो वेस्ट वाटर प्रोड्यूस होता है उसको भी वो ट्रीट किए बगैर आपका करता है, तो वो अल्टीमेटली आपके ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर रहा होता है, आपके इंडस रिवर के पानी को पोल्यूट कर रहा होता है। तो इसके अलावा आप फिर देखें जो डोमेस्टिक
यूज़ है पानी का बेतहाशा जो है वो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, गाड़ियाँ रोज़ लोगों की सुबह को धुल रही होती हैं। तो ऑफ कोर्स ये जो क्लाइमेट चेंज है इसकी वजह से अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल होता है, साथ ही साथ बारिशें ना होना भी एक उसका इम्पैक्ट होता है, और उसी का इम्पैक्ट जो है वो हीट वेव्स भी हम हर साल देखते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपका इम्पैक्ट है। तो हीट वेव की वजह से पानी भी दस्तयाब नहीं होगा तो ऑफ कोर्स आपका जो है वो इशू एग्रीवेट करेगा, लोग ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। बहुत क्राइसिस इस तरह का हमारा हेल्थ का, और हॉस्पिटल्स में हमेशा की तरह गर्मियों में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिर से वही होगा। आई डोंट थिंक सो कि चंद महीनों में आपकी सिचुएशन इतनी अच्छी हो जाएगी या मैनेजमेंट या पानी की प्रैक्टिसेस इतनी अच्छी हमारी हो जाएंगी कि हम इस पर कर सकेंगे। इसके अलावा देखें कि ग्राउंड वाटर से आप जो हम पानी निकालते हैं, जो कुएं घर घर में होते हैं, उसकी कोई रेगुलेशन पाकिस्तान में नहीं है। तो आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड जो है एक तो रेगुलेशन जो ग्राउंड वाटर की उसकी होनी चाहिए, क्रॉप रेजिस्टेंट जो है जो ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स उगानी चाहिए। इसके अलावा जो शहरों में इलाके हैं वहाँ पे पानी एग्जैक्टली मरियम, मैं आपसे अभी यही सवाल करने वाली थी कि ज़राअत का तो आपने बता दिया काफ़ी डिटेल में, अब हमें पता भी चल गया तो हम शहरों में किस तरह से वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं? जी एब्सोल्युटली, शहरों में भी काफ़ी ज़्यादा पानी ज़ाया होता है। एक तो एग्जांपल मैंने आपको दी कि जो गाड़ियाँ रोज़ लोगों की धुल रही होती हैं, इसके अलावा जो लॉन पे पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे होते हैं। ख़ासतौर पे आप देखें कि घरों में कुछ लॉन तो जो 1% हमारा अमीर तबका है शहरों में उसके होते ही होते हैं, लेकिन आप ये देखें कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो होती हैं उनके इतने बड़े बड़े लॉन्स जो है उनको मेंटेनेंस करने के लिए इतना पानी उस पर स्प्रिंकल किया जाता है जो इवेपोरेट हो के ज़ाया आपका हो रहा होता है, ग्राउंड वाटर में उस तरह जा रहा होता है। तो आई थिंक जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं हमें उनको इन्फोर्स करने की ज़रूरत है, उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और आई थिंक गवर्नमेंट्स जो हैं एज एन एग्जांपल सेट करने के लिए वो खुद अपने जो उनके डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो उनकी बिल्डिंग्स होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, उसमें जो है जो लॉन मेंटेनेंस पे बहुत ज़्यादा आप पानी ज़ाया करते हैं, उसके बजाय आप इंडिजिनस कुछ ट्रीज लगाते हैं, उनको जो पानी दरकार होता है आप सिर्फ वही दें। जो ग्रीन ग्रास का कवर एक आर्टिफिशियल मेंटेन करने के लिए आजकल को अगर आपको इमेज चाहिए तो कारपेट्स मिल जाते हैं आर्टिफिशियल, आप वो बिछा लें। एस्थेटिक हमें मरियम 360 डिग्री इसको पूरा रोटेट करना पड़ेगा अपनी तमाम तर प्रैक्टिस को। आखिर में अगेन एज अ लेमैन हमें ये बताइए कि दो सोर्सेज हैं, बारिश और दूसरा ग्लेशियल मेल्ट। तो क्या इस साल ग्लेशियल मेल्ट को भी हम नज़रअंदाज करें? क्या वो भी हमारे पानी की कमी को पूरा नहीं कर सकता? ऑब्वियसली जब देयर विल बी वार्म टेम्परेचर तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर बारिशें नहीं हुई तो ग्लेशियल मेल्ट होगा, ग्लेशियल मेल्ट से जो पानी आ रहा है उससे कमी पूरी नहीं हो सकेगी? जी, अगर आप शुमाली इलाका जात में देखें, खासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में, तो वहाँ पे तो बर्फबारी काफ़ी हो रही है। तो इसके अलावा आप जैसे ही गर्मियाँ आएंगी तो हम एक्सपेक्ट करें कि स्नो कवर बढ़ रहा है, तो उसके मेल्ट होने से कुछ न कुछ तो पानी आपको अवेलेबल होगा, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान के लिए सफिशेंट पानी नहीं है। आपके ग्लेशियर्स जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्ट हो चुके हैं, उनमें इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, वो इतने उनका रिजर्वायर एक तरह से कह लें कि हमारा ग्लेशियर का नहीं रहा है कि वो पूरे मुल्क को पानी मुयस्सर कर सके। हाँ, हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, एक तो दुआ करें कि बारिश हो जाए, लेकिन दुआ के अलावा अल्लाह मियां ये भी कहता है कि ज़मीन पर भी कुछ इक़दामात और कोशिश करें, तो दरख्त लगाएं इंडिजिनस, काफ़ी उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होता है बारिशों में इजाफा करने के लिए। इसके अलावा इंटरनेशनल कोऑपरेशन बड़ा ज़रूरी है। आप देखें कि हम जो है इंडस रिवर शेयर करते हैं इंडिया के साथ, और आई थिंक दोनों ममालिक पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है कि वो साथ मुल्क से बातचीत करे और सस्टेनेबली हम इंडस रिवर को एज अ होल दोनों कंट्रीज के साथ कर सकते हैं ताकि क्राइसिस की सिचुएशन पैदा ना हो। तो ये बड़ा इफेक्टिव होगा ऐसी सूरत हाल। और मैं बिल्कुल भूल गया कि ऑब्वियसली ग्लेशियल मेल्ट सिर्फ सूरज से नहीं, वो बारिश से भी बहुत तेज़ी से होता है। बारिश नहीं होगी तो ग्लेशियल मेल्ट भी नहीं होगा। मरियम शबीर, इट वाज प्लेजर हैविंग यू। दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे हमारी कोई बात सुन ले और उस पर अमल। लेकिन थैंक यू सो मच। तो आपने देख लिया, ये तमाम तर पाकिस्तानी सुन लें, साल शुरू हुआ है, अभी बारिशें नहीं हो रही हैं। PDM ने जो एडवाइजरी जारी की है वो बहुत ही जो है वो अलार्मिंग है। पहले शिशमाई में नहीं हुआ, दूसरी शिशमाई में भी बेहतरी का इम्कान नहीं है। लेकिन सबसे जो सरप्राइजिंग बात यह है कि हम उसको अभी तक सीरियसली ले नहीं रहे हैं। समझ ये मुझे बात समझ में नहीं आ रही है, हालांकि बड़ा सीरियस वो यही होगा कि जब कोई चीज़ हो जाती है फिर हम आफ्टर माथ जो है वो हम सीरियस लेते हैं। फिर दुनिया के पास आ गया इस वक्त वो है ब्रेक, और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। फेक न्यूज़ फैलाने वाले ज़रा होशियार हो जाइए। पिका एक्ट के तहत फेक न्यूज़ पर अब 3 साल की सज़ा और जुर्माना 20 लाख रुपए तक हो सकता है। तरमीमी बिल के मुताबिक नई शिक A1
के तहत सोशल मीडिया पर जो भी आप लोग देखते हैं इस वक्त फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, उसके ख़िलाफ़ जो है ना अब ज़बरदस्त किस्म का एक्शन हो सकता है। लेकिन इस पे तमाम तर सहाफ़ती बॉडीज़ वो एहतजाज कर रही हैं। अपोजिशन ने कल वॉकआउट कर दिया है और हुकूमत के अपने इत्तेहादी JVI-FE ने भी इसके ख़िलाफ़ जो है वो इसको अपोज़ किया है इस बिल को। दूसरी जानिब अता तारड़ का ये कहना है कि भाई किसी की जान पे बन आए इस तरह की ख़बरें, किसी की इज़्ज़त उछाली जाए इस तरह की ख़बरें, तो अगर ऐसा होगा तो फिर सज़ा तो होगी। लेकिन दूसरी जानिब जो जर्नलिस्टिक्स बॉडी हैं सारी PFUJ से लेकर कराची प्रेस क्लब तक, वो सब ये कह रहे हैं कि हम इसमें स्टेक होल्डर हैं और हमें इसमें हमसे मुशावरत नहीं की गई और हो सकता है कि हमारे खिलाफ इसको एज अ टूल इस्तेमाल किया जाए। हुकूमत कुछ और कह रही है। इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर डिजिटल राइट्स एडवोकेसी फ्रॉम फोरम बोलो भी से उसामा खिलजी। उसामा अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। एंड आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू जो आपने भी कल बात की है कि एक ये ख़राब कानून था और इस कानून को मज़ीद ख़राब कर दिया गया है। व्हाट लेड यू टू गिव दिस स्टेटमेंट, हमें थोड़ा ये तो बताइए। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि फेक न्यूज़ का इन्होंने क्रिमिनलाइज कर दिया, तो इसमें कुछ मसाइल हैं। सबसे पहले मसला तो ये आता है कि आप किस तरह डिटरमिन करेंगे कि क्या सच है क्या झूठ है। माजी में हमने ये देखा है कि जो सहाफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं और ज़्यादा तनकीद करते हैं या ऐसे मौजू पे रिपोर्टिंग करते हैं जो रियासत नहीं चाहती कि सहाफ़ी करें, तो फिर उन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि फेक न्यूज़ फैलाते हैं और उन पे फिर एक्शन लिया जाता है। और फिर हमने ये भी देखा है कि पीका कानून का जो है गलत इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है और इसकी अकाउंटेबिलिटी जो पार्लियामान का जॉब है, जो FIA ने हर 6 महीने रिपोर्ट दर्ज करनी होती है पार्लियामेंट में, वो नहीं हो रही। तो एसेंशली हम देख रहे हैं कि खुला हाथ दिया जा रहा है FIA को, जो कि हुकूमत के हाथ में एक टूल बन चुका है लोगों को खामोश करने के लिए, और ये कानून उसको बदतर करता है। और इसके अलावा जिस तरह सहाफ़ती बॉडीज़ ने भी बात की है, इस पर कोई मुशावरत नहीं हुई, स्टेक होल्डर्स को नहीं कॉन्फिडेंस में लिया गया, और जो मसाइल पीका में पिछले 9-10 साल से हैं, बजाय ये कि उन मसाइल को हल किया जाए, इस कानून के तहत और मसाइल बनाए जा रहे हैं। 4 नई बॉडीज बनाई जा रही हैं। अच्छा। तो उसमें फिर हम देखेंगे कि और मसाइल खड़े होंगे, क्योंकि ना तो इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग काफ़ी हुई है अभी तक FIA की, अभी आप नई एजेंसी बना देंगे इन्वेस्टिगेशन की। और इसके अलावा फिर आपने अथॉरिटी को ये इख्तियार भी दे दिया है कि वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर दे, ब्लॉक कर दे, अगर वो हुकूमत की सेंसरशिप की हिदायत को ना माने। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल इसमें हमारे इजहार आज़ादी का जो हक है, तो उसमें जो है काफ़ी इस पे मसला आएगा। वैसे हुकूमत का ये कहना है कि सहाफ़ियों को कुछ नहीं कहा जाएगा, सोशल मीडिया पर इज़्ज़त उछालने और झूठी खबरें फैलाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। तो फिर इसको किस तरह से देखते हैं आप? मुझे अभी जी पिछले साल में ही देख लें, इतने ज़्यादा सहाफ़ियों पे केस हुए, उनको उठाया गया। इलेक्शन से पहले ही कोई तकरीबन 10 से 15 सहाफ़ियों को FIA की तरफ से नोटिस गए। तो ये फिर इंटिमिडेशन भी होती है और फिर मिसाल बनाया जाता है सहाफ़ियों को। हमने देखा कैसे मतीउल्लाह जान साहब जो है गायब हो गए थे, उनको उठाया गया, फिर वो जो है पुलिस स्टेशन में नज़र आए, उन पे फिर केस हुआ, फिर कुछ दिनों बाद उनकी फिर बेल हो गई। तो इसका मैसेज यही होता है कि आप सहाफ़ियों को डराएं ताकि वो ऐसी रिपोर्टिंग ना करें जो फिर रियासत को पसंद ना आए। लेकिन उसामा अगेन स्टिकिंग टू द बयान जो कि अता तारड़ साहब ने दिया है, और उन्होंने उस पर बहुत फोर्सफुली ये कहा है कि जी जर्नलिस्ट को कुछ नहीं होगा, सोशल मीडिया पे जो कुछ होता चला रहा है। एंड लेट्स एक्सेप्ट वन फैक्ट उसामा के होता है ये सोशल मीडिया पे। आप को आजकल कोई भी उठ के पॉडकास्टर बन जाता है, कोई भी उठ के यूट्यूबर बन जाता है, एंड देन वो जिस तरह के थंबनेल्स यूज़ करता है लोगों को एग्रेवेट करने के लिए, जस्ट फॉर द व्यूज़, खबरें गलत फैलाने के लिए। आई वाज जस्ट वाचिंग वन ऑफ द बिग जर्नलिस्ट डूइंग दिस जस्ट यस्टरडे कि जी फला बंदा आज़ाद होने जा रहा है और अगले 24 घंटे में आज़ादी। आप अंदर जाके देखें तो पता नहीं क्या बात हो रही होती है। सो द क्लिक बेट्स,
झूठ बातें करना, और उससे भी बढ़ के अब इसमें तो और भी चीज़ें आ गई हैं कि किसी को हरास करना, किसी के खिलाफ अब जब कोई खुदा ना खास्ता रिलीजियस सेंटिमेंट किसी के उभारना, तो इसको भी देखना बहुत ज़रूरी ना। सो व्हाट कैन बी अ बैलेंसिंग एक्ट, व्हाट कैन बी अ बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन दीज टू थिंग्स? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हेट स्पीच का बहुत मसला है, डिसइंफॉर्मेशन का भी मसला है। वो अखबारों में भी हम इस तरह की हेडलाइंस देखते आ रहे हैं सैकड़ों सालों से। इसके अलावा टीवी पे भी ऐसी हेडलाइंस आती रहती हैं। लेकिन मसला ये है कि आप उसको जेल में किसी को नहीं डाल सकते जस्ट बिकॉज वो कोई बात कर रहे हैं। आप जो है डेफेमेशन को सिविल लॉ के तौर पे इस्तेमाल करें जो ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन इसको क्रिमिनलाइज करना जो है एक बहुत एक्सट्रीम और डिसप्रोपोर्शनेट स्टेप है। खास कर अगर आप पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल लॉ की जो कमिटमेंट्स देखें, उसमें जो ICCPR है आर्टिकल 19, उसमें आपका हर जो पनिशमेंट है वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो किसी को 3 साल के लिए जेल में डाल देना क्योंकि उन्होंने ऐसी बात की जो आपको फेक लग रही है, ये एक एक्सट्रीम मेजर है और डिसप्रोपोर्शनेट है, और इसमें हमारे लिए कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को GSP+ स्टेटस दिया है, जिसके तहत हमें टैरिफ्स में और जो ट्रेड है उसमें कंसेशंस मिलती हैं, लेकिन वो ह्यूमन राइट्स परफॉर्मेंस से लिंक्ड है। अगर ऐसे कवानीन आते जाएंगे और जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी दबाया जा रहा है कि आप ज़्यादा सेंसरशिप करें, तो फिर मसला बन सकता है। अभी जिस तरह आपने बात की कि हेट स्पीच भी होती है, उसका क्या हल है? हमारे पीका में और कवानीन में ऑलरेडी हेट स्पीच से रिलेटेड काफ़ी सख्त कवानीन मौजूद हैं, लेकिन मसला ये है कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं देख रहे। जो मजहबी तौर पे भी हेट स्पीच फैलाई जाती है, उसमें एक्शन बहुत कम केसेस में लिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर एक्शन उन केसेस में लिया जाता है जो सियासी नौयत के होते हैं। तो एक मसला तो ये है कि कवानीन अच्छे नहीं हैं, लेकिन जो अच्छे कवानीन हैं उनको भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, उनको सिर्फ अब्यूज़ किया जाता है। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो इसमें जो है नीयत जो है हुकूमत की जाहिर हो जाती है कि आप एक ही दिन में एक कानून को प्रेजेंट करते हैं पार्लियामान में, उसमें ना डिबेट होती है ना कंसल्टेशन होती है, और अगले दिन आप उसको पास कर। अच्छा, वैसे उसामा, इसमें ये जो पीका एक्ट है ये दुनिया भर में होता है कि जहाँ पर भी फेक न्यूज़ हो रही होती है उस पर सज़ाएँ भी होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब ये एक्ट अभी इंट्रोड्यूस करवाया है तो इसमें ऐसी कौन सी शिकें हैं जिनकी वजह से सहाफ़ी और जो सार्फिन हैं वो नाराज़ हैं, और जो रेगुलर अथॉरिटी बनाई गई है उसमें और पहले वाली अथॉरिटी में ऐसा क्या डिफरेंस था? जी बिल्कुल, अच्छा सवाल किया आपने। इसमें देखिए, दुनिया भर में इस तरह के कवानीन उन ममालिक में हैं जो जमहूरी ममालिक नहीं है। जो जमहूरी ममालिक हैं वहाँ पे आपकी क्रिमिनल डेफेमेशन होती नहीं है। तकरीबन 90 ममालिक में डेफेमेशन को डीक्रिमिनलाइज किया गया है, मतलब कि आप अगर कुछ बात करते हैं उस पर आपको फाइन्स हो सकते हैं सिविल केस में, लेकिन आपको जेल में नहीं डाला जा सकता। इस तरह के जो काम है वो डिक्टेटरशिप्स में या मोनार्कीज जहाँ बादशाहत होती है या कम्युनिस्ट ममालिक उनमें होता है, लेकिन पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहाँ पे आइन है जो तहफ़्फ़ुज़ात देता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें कि किस तरह से उसको डील किया जाए, तो उसमें एक तो फेक न्यूज़ का सबसे बड़ा टूल जो हुकूमत के हाथ में है वो काउंटर इंफॉर्मेशन है। तो आप उन मालूमात को काउंटर करें, उन नैरेटिव्स को काउंटर करें, और फिर जब आप सेंसरशिप ज़्यादा करते हैं, जब आप इंटरनेट को बंद करते हैं, चैनल्स को कहते हैं कि कुछ मौजू पे आप बात ना करें, तो फिर उससे ज़्यादा फेक न्यूज़ जो है फैलती है, क्योंकि सच जो बात है उस पर जो है कदगन लगाई जाती है, तो फिर झूठी खबरें ही उनका अबूर होता है माशरे में। बहुत तो मेरे ख्याल से बड़े कॉन्टेक्स्ट में इसको देखना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त। आपने आखिरी जो बात की है, आई गेस उसके बाद कुछ रह नहीं जाता। उसामा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इस दुआ के साथ कि एक्ट हम साफ़ियों को ज़्यादा गजंद ना पहुँचाए। हुकूमत ने इस चीज़ को अश्योर तो किया है कि जी साफ़ियों को कुछ नहीं होगा, वो जो फेक प्रोपेगेंडा करते हैं उनके खिलाफ होगा। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो फेक न्यूज़ खाली जस्ट जो फेक न्यूज़ कर रहे हैं वो तो साफ़ी हुए ही नहीं ना, वो तो निकल गए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर भी वो उसमें खड़े भी हो रहे हैं। लेकिन अब ये है कि हमें भी खड़ा होना है ब्रेक के लिए। ब्रेक का वक्त हो गया है। खड़े के ब्रेक लेंगे, खड़े के ब्रेक लेते, बस लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। एम लूज करें, हमने खड़ा होना है।
वेलकम बैक। कमसम सारम तो चला गया, लेकिन अपने साथ कई यादें भी छोड़ गया। सोशल मीडिया पर आजकल शहर कायद में बच्चों की गुमशुदगी पर ज़ेर बहस है। आपको बताते चलें कि गुलशन इकबाल से 15 साल लड़की के मुबैना अगवा का मामला हल हो गया है। गुलशन इकबाल पुलिस ने मुबैना अगवा होने वाली लड़की को नौशेरो फिरोज से बाजियाब कराया है और पुलिस जो है वो मगवी लड़की को लेकर कराची के लिए रवाना भी हो गई है। ये लड़की 17 जनवरी की रात लापता हो गई थी और वाक़े का मुकदमा दर्ज करवाया गया था गुलशन इकबाल थाने में। एक तो रिकवर हो गई, लेकिन अगेन अगर हम बात करें सारिम की तो याद होगा कि एक रोज़ कबल ही सारिम के वालिदैन समेत शहरियों ने एहतजाज किया था कि पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तहकीकाती कमेटी भी कायम कर दी, लेकिन नताइज का जो है ना वो सब इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जब तक मरकज़ी मुलजिम को सज़ा नहीं होगी ये मामला ना सिर्फ हल होता नज़र नहीं आएगा, बल्कि जो वालिदैन हैं उनको करार नहीं आएगा, उनको सुकून नहीं आएगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉट रिवेंज, लेकिन इंसाफ। लोग कहते हैं कि जी जिसने ये काम किया है उसको सज़ा मिले तो शायद दिल को ठंडक आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जिसका जो जाता है उसको पता होता है कि कितनी बड़ी खला जो है वो हो चुकी है। तो इस केस के हवाले से मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम गुलजार मौजूद हैं। खुर्रम, सबसे पहले तो ये बताएं कि कमेटी बन गई, सब कुछ हो गया, कोई कल इस पे बड़ी पेशरफ्त हुई है ओवरनाइट कुछ मामलात सामने आए हैं, पुलिस करीब पहुंची है मरकज़ी मुलजिम के, कुछ हुआ है? देखें फैसल, इसमें अब तक जो है वो तकरीबन 9 के करीब जो मशकूक अफराद हैं, मुश्तबा अफराद हैं, जिसमें फ़्लैट के मकीन हैं, मदरसे के कारी हैं, एक अजीज़ रिश्तेदार हैं, एक उस जाए वक़ुआ जो टैंक के उसके करीबी जो सारी में इनके एक रिश्तेदार का फ्लैट है उनको, और 3 चौकीदार हैं। इनको पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। इनसे पूछगछ अलग अलग जो तरीक़ों से की जा रही है, अलग अलग कमरों में बैठा के इनसे तफ्तीश की गई है, इनके बयान लिए गए, इनके DNA और सैंपल्स लिए गए हैं जो कि सारिम से मैच करने के लिए इनको लेबॉर्ट्री भेज दिया गया है। उसका एक इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन बात करें इन्वेस्टिगेशन में, तो पुलिस को अब तक इन्वेस्टिगेशन में कोई सुराग नहीं मिल सका है। 212 फ्लैटों पर मुश्तमिल ये अपार्टमेंट है। तो सबसे पहले अहल खाना की जानिब से ये बात सामने आई थी कि बच्चा मदरसे से निकला और उसी फ्लैट में लापता हुआ। 2 दिन बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जब पुलिस को जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन टीम थी, जिसमें बिलाल कॉलोनी थाने की ऑपरेशन पुलिस और इन्वेस्टिगेशन पुलिस थी, जब उनको इस बात का क्लियर हो गया था कि बच्चा अपार्टमेंट से बाहर नहीं गया है, बच्चा अपार्टमेंट के गिर्द ही अंदर ही गुम हुआ, तो पुलिस की सबसे पहले जो अहल खाना की जानिब से बात का सामने है कि पुलिस ने नेग्लिजेंस की कि अपार्टमेंट का मुहासरा नहीं किया। 212 फ्लैटों को 2 घंटे इनको बंद करके कॉम्बिंग ऑपरेशन करना चाहिए था, ताकि एक एक फ्लैट को सर्च कर लिया जाता, लेकिन मुमकिन था कि बच्चा रिकवर हो सकता। खुर्रम, इसमें ये भी बताइएगा कि ये तो कंफर्म हो गया कि बच्चा नहीं गया था फ्लैट से बाहर, फ्लैट के अंदर कोई CCTV मौजूद था कि जिससे पता चल सके कि उस बच्चे की मूवमेंट क्या थी, कहाँ गया था, लास्ट टाइम उसको कहाँ से निकलते हुए देखा गया या कहाँ जाते हुए देखा गया? देखिए, बिल्कुल 7 जनवरी को बच्चा मदरसे गया और मदरसे 3:35 पे मदरसे से बच्चा निकलता है, जो कि अपने भाई के साथ, जैसे अक्सर बच्चे खेलते कूदते छुट्टी होती हो तो वो एक तरह से रेस लगाते हुए घर की तरफ भागते हैं। तो दोनों भाई इसी तरह से निकले थे। दोनों ने अलग सिमत इख्तियार की। 2 गलियां, 2 रास्ते थे, जिसमें एक रास्ते से बड़ा भाई जो था वो निकला और फिर सारिम वहाँ से दूसरे रास्ते से सारिम था। सारिम घर नहीं पहुंचा, जो दूसरा भाई था वो घर पहुंच गया। पुलिस की तो तफ्तीशी जो तहकीकाती टीम थी वो उस गेट से पहले ही ख़त्म हो रही थी तफ्तीश, के बच्चे को आखिरी बार इसी रास्ते पे देखा गया जो कि फ्लैट की जानिब जा रहा है। उसके आगे जो गेट के अतराफ है, अगर बात करते हैं आप CCTV कैमरास की, तो CCTV कैमरास वहाँ पे लगे हैं जो कि सिर्फ एंट्री गेट पर मौजूद हैं, जो आपके एंटर और एग्जिट दिखाते हैं। लेकिन उस वक्त लाइट जो कि वहाँ पे लोड शेडिंग का दौरान या तकरीबन 3 बजे से और 4:30 बजे का है, और इसी दौरान 3:35 पे बच्चा जो सारे मिसिंग हुआ, तो लाइट ना होने की वजह से CCTV फुटेजेस हासिल नहीं हो सकी। तो CCTV तमाम कैमरे बंद थे, बैकअप मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से CCTV कैमरे नहीं में रिकॉर्ड कुछ नहीं हुआ और इसकी तलाश जारी रही। और 18 जनवरी की सुबह जब ये लाश मिली तो एक कोहराम पूरा अपार्टमेंट में मच गया। अब जो इलाका मकीन है, जो एहतजाज भी कर रहे हैं, जो फ्लैट के मकीन है, देखिए वालिदैन जो है सारिम के, उनका कहना ये है कि उनका सारिम चला गया। अब जो एक खौफ की फिजा इस अपार्टमेंट में कायम है। एक चीज़ बताइए, क्योंकि वक्त की कमी है तो मैं पूछना चाह रही हूँ, DNA की रिपोर्ट्स आ गई हैं, तफ्तीश शामिल है, सिर्फ ये बता दीजिए छोटी सी कि ये इतना ताख़ीर क्यों हो रही है चीज़ों में?
देखें, जो इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनी है, मैं आपको इसमें एक जो बता दूं कि आज सुबह की जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ कह लें इसको, जो मेरी तहकीकाती कमेटी के ज़राए से बात थी कि उनका कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट पे उनको शक व शुबात हैं और आज कमेटी जो है वो शाम में ये अपनी फाइंडिंग पेश करेगी कि जो बच्ची की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई है उसमें गलतियां मौजूद हैं। चले उसको ठीक है, फिर आज शाम तक फिर इंतजार करते हैं कि क्या इसमें से चीज़ आती। थैंक यू सो मच, और हम आपसे वक्तन फ़वक्तन अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं। KPK हुकूमत ने सयाहती इलाकों के मकीनों के लिए आमदन के ज़राए पैदा करने और सयाहत के फ़रोग के लिए मेज़बान के नाम से होम स्टे टूरिज़्म प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया, जिसके तहत सयाहती इलाकों के मकीनों को 30 लाख रुपए तक के बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा और बैंक ऑफ खैबर के दरमियान इस मकसद के लिए मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत भी हो गए हैं, जिसके लिए इब्तदाई तौर पर तकरीबन 39.5 करोड़ जो है वो रुपए रखे गए हैं और बैंक ऑफ खैबर के ज़रिए ये कर्जे जो हैं वो फराहम किए जाएंगे। मेज़बान प्रोग्राम के तहत इब्तदाई तौर पर 7 अजला, जिन पर अपर चित्राल, लोअर चित्राल, अपर दीर, लोअर दीर, मानसहरा, एबटाबाद और सवात में शुरू किया जा रहा है और इसमें फ़ायदा उठाने के लिए इन अजला का मुस्तकिल रिहायशी होना ज़रूरी है। चलिए इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान बख्तियार अली, सेक्रेटरी सयाहत KPK। बख्तियार साहब अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ये बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है टूरिज़म डिपार्टमेंट का, जो सयाह जाते हैं वहाँ पे और जो शहर की शोर से दूर रहना चाहते हैं, जो गांव में स्टे करना चाहते हैं खामोशी के साथ, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के साथ, उनके लिए तो आपने बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम किया। किस तरह ये काम करेगा, पहले तो ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह को पता है कि सूबाई हुकूमत जो है वो ऐसे इक़दाम उठा रही है कि हम लोगों को एम्पावर करें और लोकल कम्युनिटी को हम मराहत दे दे, रोज़गार के मौके पर हम फराहम कर लोगों को। और हम चाहते हैं कि जो सियाहती मकामात है तो वहाँ जो लोग जाते हैं सियाहत के लिए तो उससे मकामी लोग को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। तो इस मकसद के लिए सूबाई हुकूमत ने एक प्रोग्राम, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसको हम कहते हैं मेज़बान के नाम से। और ये प्रोजेक्ट बेसिकली ये है कि हमारे जो 5-6-7 जो बड़े सियाहती मकामात हैं वहाँ पे हम लोगों को बिला सूद कर्जा दे दें ताकि वो अपने घरों के अंदर 2 कमरे या नए बनवाएं या पुराने कमरों को रिनोवेट करवाएं और उसको ऑफ़र करें सियाहों को उसकी स्टे के लिए। तो मकसद ये है कि वहाँ पे 2 उसके बड़े फ़ायदे हैं। एक ये है कि मकामी लोगों को रोज़गार मिलेगा इंशाल्लाह, और लोग जाके मकामी लोगों से मिलेंगे, वहाँ पे स्टे करेंगे, उनके कल्चर को इंजॉय करेंगे, उनकी खानों को, उनकी प्रोग्रामों को, उनकी सकाफत को इंजॉय करेंगे। और साथ ये भी है कि मकामी लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो सियाहत का जो बुनियादी फ़ायदा है वो लोगों को उसके घरों के दहलीज पे इंशाल्लाह पहुँचेगा। एब्सोल्युटली। सोनिया, इफ यू वांट टू आस्क। जी, वैसे सर इस प्रोग्राम में शामिल होने का क्राइटेरिया क्या है, सयाहों को आरामदा रिहाइश मिल सके और लोकल आबादी का रोज़गार जो है वो उनको मैसर हो सके? बिल्कुल जी, ये इस तरह है कि हमने इस वक्त जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है इसमें हमने ख़ास मकामात पे फोकस किया हुआ है। जैसे हमारे गलियात है, नारान एरिया है, हमारा कलाम एरिया है, कुमराट है और चतराल के दोनों डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल हैं। और ये इस तरह है कि अभी हमने जो अखबार में भी इश्तिहार दिया है और ये हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं थ्रू बैंक ऑफ खैबर। क्या मिनिमम क्राइटेरिया होगा? जैसे 2 कमरे अगर बनाए तो उनमें क्या क्या सहूलियात होनी चाहिए सयाहों के लिए मिनिमम? बिल्कुल जी, ये हम एक स्टैंडर्ड चाहते हैं कि कमरे बने और वहाँ पे टूरिस्ट के लिए जो बुनियादी ज़रूरियात सारी अवेलेबल हो। तो ये ख़ास मकामात में हम ऑफ़र कर रहे हैं और इन मकामात में ऑफ़र करने का मकसद ये है कि वहाँ पे 2 इसके बेनिफिट्स होंगे। एक ये कि लोगों को मुतबादिल स्टे की सहूलत मिलेगी, क्योंकि एक शिकायत आती है कि पीक सीज़न में वहाँ पे ये होटल ओवर चार्जिंग करते हैं, तो लोगों को वहाँ पे एक अल्टरनेटिव सहूलत होगी स्टे के लिए। दूसरा ये कि वहाँ पे
टूरिज्म में जाने का मकसद ये होता है कि लोग मकामी कल्चर को भी इंजॉय करें, मकामी कारों को भी इंजॉय करें, और जो कल्चर एक्सचेंज का जो कंसेप्ट है टूरिज्म में वो इसकी तरफ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो जो भी अप्लाई करेगा इस प्रोजेक्ट के बेनिफिट के लिए तो 30 लाख तक उसको बिला सूद कर्ज हम देंगे, और 5 साल में ये रिकवरेबल है। इसमें 1 साल ग्रेस पीरियड है, और हमने ये क्राइटेरिया रखा हुआ है कि जो एप्लीकेंट होगा उसका घर, उसका जो भी जगह है जहाँ पे ये बनाना चाहते हैं वो मेन रोड से जो एक्सेसिबल हो, वहाँ पे रोड की रसाई हो, ज़्यादा दूर ना हो, कोई सीनिक वहाँ पे अट्रैक्शन हो, बाजार भी ज़्यादा करीब भी ना हो लेकिन बहुत दूर भी ना हो। और साथ हमने स्टैंडर्ड साइज रखा हुआ है कमरों का, जितनी साइज की होगी उसकी सीलिंग इस तरह होगी, उसकी बाथरूम का साइज ये होगा, बाथरूम ये फैसिलिटीज होंगे, गर्म ठंडा पानी इसके अंदर होगा, उसके साथ किचन होगा। और डॉक्टर साहब इसमें जो इलाके हैं हम अभी बता भी रहे थे, अपर चित्राल, लोअर चित्राल, इसमें स्वात को भी आपने इंक्लूड किया है क्योंकि स्वात में भी है, स्वात भी है, लोग जाके ठहरते हैं। इसमें कालाम का इलाका है जी, बहरैन से आगे कालाम तक का इलाका है, इस तरह काहान से लेके नाराम तक का इलाका हमने डाला हुआ है, गलियात हमने डाला हुआ है। चूँकि चित्राल में ये ट्रेंड जाता है, वहाँ पे इन्वायरमेंट भी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, हमने पूरे चित्राल की अपर लोअर दोनों डिस्ट्रिक्ट को डाला हुआ इसके अंदर। जी बख्तियार साहब, इस वक्त बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, स्पेशली उन इलाकों के लोग जो कि यहाँ पर मेंशन है, इलाके स्वात हो गया, अपर दी, लोअर दी, अगर उनमें से कोई भी शख्स ये कर्जा या लोन लेना चाहता है, इसमें एनरोल होना चाहता है, तो उसका क्या तरीक़ाकार है? बिल्कुल जी, ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है, उर्दू में बना हुआ है, बड़ा सादा एप्लीकेशन फॉर्म है। वो हमारे जितने बैंक ऑफ खैबर के ब्रांचेज हैं इलाकों में वहाँ पे ये दस्तियाब हैं, और साथ हमारे बैंक ऑफ खैबर की वेबसाइट भी दस्तियाब है, और हमारा जो KPCTA का जो वेबसाइट है उसमें भी ये फॉर्म अवेलेबल है। सिंपल तरीक़ाकार है, उस एप्लीकेशन के अंदर इंफॉर्मेशन देनी होती है, कुछ हमारे रिक्वायरमेंट्स उसमें लिखी होती हैं, वो फिल करवाना है सिंपल। और हमने इसको सिंपल बनाया हुआ है कि अगर कोई लोन लेना चाहता है तो वो या तो पर्सनल गारंटी दे दे, कोई गवर्नमेंट ऑफिस गेट 16 आना उसको वो वेरीफाई करे, अटेस्ट कर ले कि जी मैं गारंटी देता हूँ, या कोई ज़मीन की वो उसमें मॉर्गेज की वो डाल दे। सिंपल सा तरीक़ाकार है, एप्लीकेशन अवेलेबल है, तो कोई भी उसको आसानी से फिल कर सकते हैं। और उसमें डॉक्टर साहब एक और चीज़ बताइएगा कि मिनिमम जो रेंट है उसका तयन जो ओनर है वो खुद करेगा या फिर आप लोगों की तरफ से उस पर भी कोई गाइडलाइन दी जाएगी? बिल्कुल जी, हमने 30 लाख का सीलिंग रखा हुआ है, तो 30 लाख हम देंगे। अभी डिपेंड करता है ओनर के ऊपर कि वो कितने पैसे उनको चाहिए। एक कमरा भी हम अलाउ करते हैं, 2 कमरे भी अलाउ करते हैं, तो मिनिमम हमने रखा हुआ है उसके ऊपर, एप्लीकेंट के ऊपर। लेकिन हमारे रिक्वायरमेंट्स में सारी पूरी होंगे, हमारा स्टैंडर्ड वो फॉलो करेंगे, और हम उनको पैसे देंगे इंस्टॉलमेंट में। तो 20% एडवांस में देंगे, वो काम शुरू करें, फिर हमारी टीम जाएगी, उसको देखेगी क्या वो हमारे रिक्वायरमेंट्स पे जा रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं बस आपसे ये मुख्तसर पूछ रहा था कि जो पर नाइट रेंट होगा वो खुद डिसाइड करेगा या आप लोग उस पर कोई गाइडलाइन देंगे? जी, जो रेंट है इसके लिए एक कमेटी हमारी है, वो कमेटी उस फैसिलिटी की लोकेशन, वहाँ के सीनिक अट्रैक्शन और उसके जो रिक्वायरमेंट्स उसको देख के वो डिसाइड करेगी। ठीक है, ऑनलाइन अवेलेबल होगी, बिल्कुल एक ऐप बनेगा, उस ऐप के थ्रू लोग बुकिंग करेंगे, उसमें सारे हर साइट के अपने रेट्स जो है वो अवेलेबल होंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और कुछ चीज़ें आपसे अगली सिटिंग में ज़रूर पूछेंगे क्योंकि आप ये सारी चीज़ें बना रहे हैं। अगर सड़क भी अच्छी बन जाए चित्राल तक, अपर दीर तक, शंगल, पतराक और कुमराट तक, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानियाँ जो बोलती हैं और कहानियाँ जो महसूस होती हैं। तल्ख माशरे में इंसानी वजूद को बाकी रखने की जुस्तजू कभी आसान नहीं थी। हालात और ख्यालात ने इंसान को हमेशा मुश्किल तरीन फैसलों पर मजबूर किया और कम्प्रोमाइज़ ही शायद ज़िंदगी का दूसरा नाम है। बोल एंटरटेनमेंट की सीरीज़ बोल कहानी दुनिया भर में बेहद पसंद की जा रही है। बोल कहानी की पिछली कई किस्सों को मकबूलियत के अब जो भाई क्या कहते हैं रिकॉर्ड तोड़ डालें, और आज जो कहानी नशर की जा रही है वो यकीनन सभी के दिलों को छू जाएगी। और कुछ क्लिप्स जो हैं वो देखें हम अभी। छूने जाएगी, सहर तारी कर देगी। तुम, मैं और वो आज रात 8 बजे बोल एंटरटेनमेंट पर ये ऑन एयर होगी। चलें अब हम ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। वेदर अपडेट्स के साथ मैं सोनिया सुंदर साहब की खिदमत में हाजिर। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाइस मरकजी शहराए नीलम समेत राब्ता सड़कों की जो बंदिश की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और लोग पैदल चलने पर मजबूर हो गए हैं। आज़ाद कश्मीर की ग्रेस वैली में शदीद बर्फबारी के बाइस वादी का जो ज़मीनी राब्ता है वो मुंतका हो गया है और पाक फ़ौज का जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के तहत खुसूसी हेलीकॉप्टर की फरहमी और डॉक्टर्स की टीम्स मसरूफ़ अमल हैं। शहर क़ायद की बात करें तो महकमा मौसमियात ने आज से सर्दी की शदीद जो है वो पेशन गोई की है और कहा है कि भाई सर्दी में जो है वो इजाफा हो सकता है। सो कराची वालों तैयार हो जाइए एक सर्दी के एक और स्पेल के लिए। और अगर अहम शहरों की दर्जे हरारत की बात करें तो आज हमारे मुल्क में जो दर्जे हरारत है वो बताते हैं, स्पेशली कराची में। जो कराची का जो आज दर्जे हरारत मिनिमम एक्सपेक्टेड है वो है 12 और मैक्सिमम जाएगा 27 डिग्री तक। स्काई क्लियर रहेगा लेकिन सर्दी आ रही है। लेकर चलते हैं आपको हैदराबाद। तो हैदराबाद में जो आज मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 12 और मैक्सिमम जाएगा 26 डिग्री तक और स्काई यहाँ पर भी क्लियर रहेगा। बात करते हैं मीरपुर ख़ास की। तो मीरपुर ख़ास में जो आज मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 9 और मैक्सिमम जो आएगा 24 डिग्री तक और यहाँ पर भी स्काई क्लियर रहेगा। अब बात करते हैं नवाबशाह की। तो जनाब नवाबशाह में जो आज मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 8 और मैक्सिमम जो आएगा 24 डिग्री तक और यहाँ पर भी स्काई क्लियर रहेगा। तो जनाब अब आपको लेकर चलते हैं लाड़काना। तो लाड़काना में मिनिमम टेम्परेचर जो एक्सपेक्टेड है वो है 7 और मैक्सिमम जाएगा 24 डिग्री तक। और फिर है गवादर जनाब। तो गवादर में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 13 और मैक्सिमम जाएगा 25 डिग्री तक। स्काई यहाँ पर भी क्लियर रहेगा। कोयटा में जबकि सर्दी बरकरार रहेगी और जो टेम्परेचर मिनिमम एक्सपेक्टेड है वो है -2 और मैक्सिमम जाएगा 13 एंड एज यू कैन सी पार्टली क्लाउडी है, यानी कि सर्दी का राज बरकरार रहेगा। मुल्तान की बात करते हैं। तो मुल्तान में जो आज मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 5 और मैक्सिमम जाएगा 24 डिग्री तक, जबकि लाहौर में वही सर्दी रहेगी और सर्दी के राज के साथ जो मिनिमम दर्जे हरारत एक्सपेक्टेड है वो है 5 और मैक्सिमम जाएगा 22 डिग्री तक। चलिए बात करते हैं अब फैसलाबाद की। फैसलाबाद में जो आज मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 6 और मिनिमम और मैक्सिमम जाएगा 25 डिग्री तक और एज यू कैन सी यहाँ पर भी पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान है। सो वेदर अपडेट्स देते हैं इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद में यानी कि शहर इक़्तिदार में जो आज मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 3 और मैक्सिमम जाएगा 22 डिग्री तक। स्काई क्लियर रहेगा लेकिन सर्द हवाएं चलती रहेंगी। वो क्यों? क्योंकि पड़ोस में है मरी। सो मरी का जो आज मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 4 और मैक्सिमम जाएगा 13 डिग्री तक और येस यहाँ पर शावर्स एक्सपेक्टेड हैं, यानी कि बारिश की एक्सपेक्टेशंस हैं। बात करते हैं पेशावर की। तो पेशावर में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 3 और जो मैक्सिमम जाएगा वो जाएगा 22 डिग्री तक और यहाँ पर भी स्काई जो है वो क्लियर रहेगा। जबकि मुजफ्फराबाद में जो आज मिनिमम टेम्परेचर होगा वो होगा 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री तक जाने का इम्कान। और आखिर में स्कर्दू में सर्द हवाओं के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर -16 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा -4 डिग्री तक जाने का इम्कान है। सो ये थी आज की वेदर अपडेट्स और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं जाना नहीं है क्योंकि प्रोग्राम अभी बाकी है मेरे दोस्त। लेट्स टेक अ ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया बोल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को आलमी इदारा सेहत से निकालने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए, जिससे दुनिया भर में आलमी इदारा सेहत के प्रोग्राम्स खतरे में पड़ने का खदशा पैदा हो गया है। नए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दफ्तर में पहले ही दिन दर्जनों एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए, जिनमें अमेरिका को WHO से निकालने का हुक्मनामा भी शामिल था। और इस इक़दाम से अमेरिका 12 माह के अरसे में आलमी इदारा सेहत से निकल जाएगा और उसकी माली मावनत भी रोक देगा। अमेरिका अब तक WHO का सबसे बड़ा माली मावन है, जो उसकी मजमूई फंडिंग का तकरीबन 18% हिस्सा डालता है। अब ट्रंप के इस फैसले के बाद WHO प्रोग्राम के पाकिस्तान में जारी मंसूबों पर क्या असरात मरतब होंगे, इसी पर मज़ीद बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, जो कि साबिक़ डायरेक्टर हैं आलमी इदारे सेहत के। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। सर, ट्रंप इंतज़ामिया ने आते ही WHO पर प्रोग्राम से अलहदगी का बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको इस फैसले के महरक़ात क्या दिखाई दे रहे हैं और क्यों ट्रंप ने आते ही आलमी इदारे सेहत से अलहदगी का फ़ैसला कर लिया? आखिर क्या वजह है?
जी शुक्रिया बहुत बहुत यकीनन जी एक बुरी खबर है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने पहले दिन जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए हैं उनमें WHO से अलहदगी इख्तियार की है। अगर आपको याद हो तो 2020 में भी ट्रंप ने अपनी पिछली टर्म के टुवर्ड्स एंड इसी अलहदगी का ऐलान किया था। और एक्चुअली उस वक्त उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनको ख़त भी लिख दिया था, लेकिन फिर उनकी टर्म ख़त्म हो गई और वो अलहदगी हो ना सकी। और बाइडन, जब प्रेसिडेंट बाइडन आए तो उन्होंने आते ही पहले दिन उस जो लेटर था उसको विड्रॉ कर लिया और इस तरह अमेरिका जो है वो अपनी सपोर्ट जारी रख सका WHO के लिए। जहाँ तक मुहर्रकात का ताल्लुक है, ये एक मैं समझता हूँ कि अमेरिकन एरोगेंस है कि जिसमें अमेरिका जो है वो अपने आप को अक़वाम मुत्तहिदा से ऊपर तस्वुर करता है और वो समझता है कि उसके जो अपनी सलाहियत है, जो उसका अपने निज़ाम हैं, वो बैनुल अक़वामी इदारों से भी बेहतर हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं इन्होंने ये भी कहा था कि कोविड के दौरान WHO जो है उसने सही रोल प्ले नहीं किया और इसलिए हम अपनी जो क्या कहते हैं सपोर्ट है WHO की इसे विड्रॉ कर लेंगे। उनका ये भी कहना था कि चाइना को सही तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया क्योंकि उनके ख्याल में ये जो वायरस है ये चाइना से चला था और इसके पीछे शायद कोई साजिश थी जिसको WHO ने सही तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं किया। तो ये वो चंद मुहर्रकात थे कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ट्रंप ने अपना माइंड मेकअप किया हुआ था कि वो जैसे ही प्रेसिडेंसी शुरू करेंगे तो अपने पहले दिन ही वो WHO से अलहदगी का ऐलान कर देंगे और ऐसा ही उन्होंने किया। डॉक्टर साहब, अब इसमें यह है कि आप यू बीन इन WHO योरसेल्फ, तो ट्रंप इंतज़ामिया के फैसले के बाद WHO क्या प्लान कर रहा होगा? क्या ट्रंप इंतज़ामिया से नेगोशिएशन में वो जाएगा या अमरीकी सदर का ये फैसला अटल है? और अगर ये फैसला सिर्फ ट्रंप का है तो क्या 4 साल के बाद नए आने वाले अमरीकी सदर इसको दोबारा बहाल कर सकते हैं? इस सिलसिले में जी WHO ने बहुत मुख्तात रवैया अख्तियार किया है। उन्होंने इस फैसले के ऊपर अफसोस का इजहार किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि आलमी इदारा सेहत को ये उम्मीद है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं अपने इस फैसले पे नज़रसानी करेंगे और क्योंकि इसकी वजह से जो एक ग्लोबल हेल्थ का जो आर्किटेक्चर है उसके अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसको रिकन्सिडर करेंगे या अमेरिका हमेशा के लिए अलहदा हो गया है, तो ऐसा नहीं है। अमेरिका जो है वो WHO के फाउंडिंग मेंबर्स में से है। 1948 में जब अक़वाम मुत्तहिदा और WHO के अदारे जब क़याम पज़ीर हुए तो उस वक्त जो अमेरिका है ना सिर्फ ये कि वो WHO का फाउंडिंग मेंबर बना, बल्कि उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में इस सिलसिले में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें WHO बनाने की अहमियत जो थी उसको उजागर किया और दुनिया के तमाम ममालिक को इकट्ठा किया और उनका एग्रीमेंट लिया। तो अमेरिका का यकीनन 1948 से लेके 2025 तक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आलमी इदारा सेहत को चलने में, इसको स्ट्रॉन्ग करने में वगैरह वगैरह। अब जब मुख्तलिफ इंतखाबात होते हैं अमेरिका के अंदर और मुख्तलिफ सदूर जो हैं वो अपने ओहदे पे आते हैं तो हर एक की एक अपनी पॉलिसी होती है। प्रेसिडेंट ट्रंप शुरू से ही इज़ लिटिल एलर्जिक टू यूनाइटेड नेशंस एट लार्ज और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी। और अगर आप एक्चुअली जो उन्होंने वजूहात बताई हैं जिसमें कि कोविड भी एक वजह है, तो अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप के अपने बयानात देखें तो इन्होंने इब्तदाई दिनों में कोविड-19 को माना ही नहीं था और इस सिलसिले में उन्होंने बड़े अजीबोगरीब ख्यालात का इजहार किया था कि कैसे इसका इलाज क्या है। तो बहुत सारे सवालात हैं
प्रेसिडेंट ट्रम्प के इस फैसले के बारे में और इसकी गहराई के बारे में। पाकिस्तान है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमारे यहाँ बहुत से प्रोग्राम्स WHO के ताउन से चल रहे हैं। अगर हम ये समझते हैं कि अमेरिका जो है वो WHO प्रोग्राम से जो अलहदगी हो जाती है तो यकीनन आलमी इदारे सेहत को फंडिंग में मुश्किलात का सामना होगा, और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान में WHO जो प्रोग्राम चल रहा है अभी इस वक्त, उनका फ्यूचर क्या देखते हैं आप? देखिए जी, WHO के जो डोनर्स हैं वो तमाम मेंबर स्टेट्स हैं, और 194 मेंबर स्टेट्स हैं इस वक्त दुनिया में जो कि WHO के मेंबर्स हैं। और मेंबर स्टेट्स जो हैं वो अपना अपना एक फार्मूले के तहत उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो तय होता है, सालाना जो उन्होंने WHO को पे करना होता है और वो पे करते हैं। उस फार्मूले के तहत जो सबसे बड़ा डोनर है वो यकीनन अमेरिका है। ये तकरीबन 100 से लेके 120 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो तकरीबन हर साल जो है WHO को असेस्ड कंट्रीब्यूशन के तहत देता है, जो कि उसका एक लीगल कंट्रीब्यूशन है जो उसको देना ही देना होता है, गो कि उसके अंदर भी कई सालों से बहुत कमी रही है। फिर एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस होते हैं जो कि मुख्तलिफ जो मेंबर स्टेट्स हैं वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को डायरेक्टली भी सपोर्ट करते हैं। तो उस सिलसिले में भी अमेरिका जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स को सपोर्ट करता रहा, जैसे आपने कहा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो WHO की जो फंडिंग है उसका तकरीबन 20% जो है वो अमेरिकन कंट्रीब्यूशन के ज़रिए है। मेरा ये ख्याल है कि WHO को इन द लॉन्गर रन को बहुत भूचाल नहीं आ जाएगा WHO के अंदर। बहुत सारे दूसरे मेंबर स्टेट्स हैं, बहुत सारे दूसरे अमीर मेंबर स्टेट्स भी हैं जिनके काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस हैं, और मेरा ख्याल है कि दूसरे मेंबर स्टेट्स विल मेक अप फॉर इट। लेकिन यहाँ ये कहना भी ज़रूरी है कि जहाँ एक तरफ WHO को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ शायद अमेरिका को इटसेल्फ बहुत फ़र्क पड़े। अच्छा, आप ये खुद कह रहे हैं कि ज़्यादा शायद फ़र्क ना पड़े, 20% तक हिस्सा कम हो जाएगा। अब 20% भी कहीं ना कहीं से तो पूरा तो करना पड़ेगा ना, तो क्या बाकी स्टेट मेंबर्स पर अब दबाव बढ़ेगा, और क्या अमेरिका के अलग होने के बाद दीगर ममालिक भी WHO प्रोग्राम से अलहदा होने का सोच सकते हैं? एक तो ये समझ लीजिए कि सिर्फ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को फ़ायदा नहीं है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ को भी बहुत फ़ायदा है WHO का मेंबर होने की वजह से। इसलिए कि उनको रिसर्च अपनी के लिए और डेवलपमेंट के लिए जिस किस्म का डेटा चाहिए होता है वो तमाम ममालिक जो हैं वो WHO से शेयर करते हैं, और WHO फिर वो दूसरे ममालिक के साथ शेयर करता है। तो इसमें अमेरिका का भी अपना बड़ा नुकसान है। हैविंग सेड दिस, मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि जो आपने ये कहा कि क्या दूसरे मेंबर्स जो हैं वो मेकअप करेंगे और उनके ऊपर दबाव पड़ेगा, तो दबाव से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी का एहसास जो है दूसरे ममालिक के अंदर भी होगा यकीनन इसकी वजह से। और बहुत से जो अमीर ममालिक हैं वो ये नहीं चाहेंगे कि WHO जो है वो उसको इस तरह नुकसान पहुँचे और उसके प्रोग्राम्स के अंदर फ़र्क पड़े। तो यकीनन जो हैं दूसरे ममालिक जो हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस बढ़ाएंगे। जब 2020 के अंदर ट्रम्प ने डिसाइड किया था कि वो WHO से विड्रॉ करेंगे, तो चाइना ने फॉर एग्ज़ाम्पल फौरी तौर पे अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया था। इसी तरह दूसरे ख़ास तौर पे जो ब्रिक्स के ममालिक हैं या जो वेस्टर्न यूरोपियन और नॉर्दर्न यूरोपियन ममालिक हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं, उम्मीद है कि वो तमाम इसमें अपना जो शेयर है और जो गैप आएगा इसकी वजह से उसको फिल करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि क्या दूसरे ममालिक भी WHO से अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं, तो इसका जवाब जो है वो यकीनन नफ़ी में है। मैं नहीं कोई भी और मुल्क जो है वो ठीक है जी। डॉक्टर साहब, बस मैं आखिर में ये जानना चाहूँगी कि जैसे ट्रम्प के आने से कबल ही WHO इनके फैसले से आगाह थे, तो इस हवाले से WHO में कोई सोच विचार तो हुई होगी या कोई प्लान्स वगैरह तो करके रखे ही होंगे। अगर अमेरिका अलग होता है तो उनका क्या ऑल्टरनेट कोई स्ट्रैटेजी वगैरह डिज़ाइन की हुई उन लोगों ने? जी, इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी समझने की हैं जी। यकीनन ऑब्वियसली
WHO को इसका अंदाज़ा तो था और यकीनन कुछ उन्होंने प्लान भी बनाया होगा। आई एम नॉट प्रिवी टू दैट। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अभी जो ये जो ऐलान हुआ है तो इसकी वजह से एकदम से जो है नहीं आएगा या नहीं आना चाहिए। और उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जो मेंबरशिप की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं WHO की, उसमें अगर कोई मुल्क जो है वो अलहदगी इख्तियार करना चाहता है सही, तो उसको 1 साल का नोटिस देना पड़ता है। ओके, यानी कि ये वाला भी जो मामला है वो अब देखते हैं कि कितना जल्दी ये नाफिज़ुल अमल होता भी या नहीं होता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद थे। तो आज के इशू से दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अब क्या कल नहीं, मंडे को इजाज़त होगी ना। अब वीकेंड जो है वो सेलिब्रेट करें अपनों के साथ और खुशियाँ मनाइए, खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए और इसके साथ साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।